आवाज़ विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और विशेष में आज एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चर्चा ये है कि बाबा साहेब ने सन 1945 में एक बड़ी विशिष्ट संस्था का निर्माण किया था और वो संस्था है पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी। बाबा साहब का शिक्षा के प्रति जो समर्पण है वो तो सबको पता है, लेकिन बाबा साहब ने इस सोसाइटी के द्वारा क्या सोचा था, इस बात को हम आज इस समय इसलिए भी समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी इस समय पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को 8 जुलाई को उसकी स्थापना हुई थी, 8 जुलाई 1945 में। अभी इसे 75 साल पूरे हो गए। ये जो 75 साल का सफ़र है पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का, ये सफ़र कैसा रहा, इस बात पर हम लोग बातचीत करेंगे। और इस बातचीत के लिए हमारे साथ हैं पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के ही एक बड़े ही महत्वपूर्ण संस्थान मिलिंद महाविद्यालय के जो पूर्व छात्र भी रहे हैं और फिर लेक्चरर और फिर रिसर्चर और फिर अब देश के एक विशिष्ट व्यक्तित्व में जिनकी गणना होती है, जिन्होंने भारत में रिसर्च के कई सेक्ट को और कई संस्थाओं का नेतृत्व किया है और उनका अपना एक विशिष्ट योगदान शिक्षा के क्षेत्र में आता है। डॉक्टर सुखदेव थोरात सर, जो कि पूर्वाध्यक्ष हैं यूजीसी के, हम थोरात सर से ये जानने का प्रयास करेंगे कि जिस मिलिंद का वे हिस्सा रहे, जिस पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा, जाना, उसके काम करने की तरह को समझा, हम उन्हीं से आज ये जानने का प्रयास करेंगे कि पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी 75 साल में कहाँ है। तो हम समझने का प्रयास करते हैं। सर, जय भीम। जय भीम। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, एक बात, आज ये 75 साल का एक मूल्यांकन है पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का, और इस सोसाइटी से आपका जो नाता रहा है वो एक बहुत लंबा नाता है। शिक्षा के क्षेत्र से आपका एक बड़ा नाता है। मिलिंद के आप स्टूडेंट्स भी रहे और उसके बाद में मिलिंद के साथ जो अध्यापन का और उसके आगे चलकर आपका जो सफ़र दिल्ली तक यूजीसी के चेयरमैन तक चला गया, और इस बीच आपके जो रिसर्च और ये सब काम चलते रहे। आप पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को, जिसको बाबा साहब निर्माण करते हैं, बाबा साहब पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी पर कैसा देखते थे और आपने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को कैसा अनुभव किया, कैसा कहेंगे आप? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और ये कार्यक्रम किया है, क्योंकि आज 8 जुलाई 2020 को पीपल एजुकेशन सोसाइटी को सेटअप करते हुए जी 75 साल हुए हैं। जी 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 और ये बहुत बड़ी घटना है एक तरीके से। जी, बिल्कुल एक लंबा सफ़र पीपल्स लंबा एजुकेशन सफ़र सोसाइटी ने तय किया है। हुआ है। और मुझे अपने जातीय लेवल पे तो बहुत गर्व होता है कि मैं मिलिंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स, जो बाबा साहेब ने 1950 में औरंगाबाद में सेटअप किया था पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के तहत, जी, उसका विद्यार्थी हूँ। और वहाँ नहीं जाता, नहीं पढ़ता तो शायद मैं जो कुछ भी हूँ नहीं बन पाता। क्या बात है। क्योंकि उस वक्त हमें 30 रुपये स्कॉलरशिप मिलती थी जी, लेकिन सरकार 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद देती थी। लेकिन पीपल एजुकेशन सोसाइटी का ये नियम था कि नहीं, हम हर महीने देंगे अपने फंड से। अच्छा। हाँ, तो बच्चे रह पाए वहाँ पर, तो इसलिए कि उनको हर महीने स्कॉलरशिप मिलती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, अपने फंड से देते थे, बाद में उनको मिल जाता था, और बुक अलाउंस देते थे। क्या ये सोच छात्रों के लिए बाबा साहेब की भी रही है? बिल्कुल रही है, बिल्कुल रही है। जो पीपल एजुकेशन सोसाइटी बनाई है उसके उद्देश्य को हम देखें, आपने सवाल पूछा, उनका उद्देश्य यही था कि एजुकेशन दलितों में, जिनको दलितों को एजुकेशन मिला नहीं था, वो देने के लिए उन्होंने ये संस्था शुरू की है। 1929 में 1929 में उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी थी साइमन कमीशन को, जिसमें उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पूरा एक सर्वे किया था कि दलितों की क्या स्थिति है। तो जब वो रिपोर्ट लिखी 1929 में, तो पाया गया कि एक भी ग्रेजुएट नहीं था सिवा उनके। अच्छा। हाँ, और उन्होंने उस मेमोरेंडम में ये भी एक इंसिडेंट दिया है कि धारवाड़ का एक लड़का था, धारवाड़ उस वक्त बॉम्बे प्रेसिडेंसी में था, उसके फादर ने उसको स्कूल में डाला तो स्कूल ने मना कर दिया कि अनटचेबल को एजुकेशन राइट नहीं है। ये 1856 की बात है, देखिए, एज 1856 1856 तक।
तो उसकी एप्लीकेशन जो है वाइसराय को भेजी गई कलकत्ता में। वाइसराय उस वक्त कलकत्ता में थे, दिल्ली में नहीं थे 1856 में। उन्होंने 2 साल के बाद निर्णय दिया कि नहीं, अनटचेबल को भी राइट है। इसका मतलब यह है कि 1858 में पहली बार एंट्री मिली और ये एडमिट किया गया, लीगली एडमिट किया गया कि अनटचेबल को एजुकेशन राइट है। और उसके बाद अब 1929 को जब रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें कहीं प्रोग्रेस है ही नहीं है बिल्कुल। तो ये उनके दिमाग में शुरू से था कि पीपल एजुकेशन कोई संस्था होनी चाहिए। 1941 से उनके दिमाग में चल रहा था। 42 में वो मिनिस्टर बने, लेबर मिनिस्टर बने। तो उन्होंने 42 से ये आगे कुछ शुरू किया। अब उस वक्त इस तरह से इंसिडेंस हुआ कि जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार हुई, जापान की लगभग हार होने जा रही थी। तो उनकी 2 बिल्डिंगें बॉम्बे में थी और वो सेल पे आई, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आई। तो बाबा साहब की नज़र उस पर पड़ी। पैसा नहीं था, काफ़ी भारी महंगा बिल्डिंग थी, लेकिन उन्होंने, मैं टाइम नहीं उसके ऊपर ज़्यादा खर्च करूँगा, उन्होंने सरकार से लोन लेके वो बिल्डिंग ली और 1945 में उन्होंने पीपल एजुकेशन सोसाइटी बनाई, जिसका उद्देश्य ये था कि मतलब सिद्धार्थ कॉलेज का निर्माण पहले किया। सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस को पहली इंस्टीट्यूशन बनाई और उद्देश्य यही रखा कि नॉलेज दे दे, एजुकेशन बढ़ाए, लेकिन साथ साथ मॉरल एजुकेशन भी दे दे, मानवीय मूल्य भी लड़कों में क्रिएट करिए। ये उनका एजुकेशन का दुहेरी उद्देश्य था कि एजुकेशन ही देना सही नहीं है, नॉलेज देना तो ज़रूरी है। नॉलेज से एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है, जॉब मिलती है, तरक्की होती है, लेकिन साथ साथ जीवन के मूल्य भी देना बहुत ज़रूरी है। जी। आपने देखा होगा कि वहाँ के नाम देखेंगे तो सिद्धार्थ कॉलेज, कन्वर्जन तो 56 में हुआ, लेकिन सिद्धार्थ कॉलेज 1945 में दिया। तो उनका दिमाग देखिए कि बुद्धिज़्म, सिद्धार्थ कॉलेज का सिद्धार्थ नाम देने से वो एक संदेश देना चाह रहे हैं। उसी तरह आनंद भवन जी, इधर नागसेन वन, मिलिन कॉलेज, ये सारे बुद्धिस्ट है। एक बात है सर कि तो उनको एजुकेशन किस तरह से होना चाहिए, कैसे राइट वैल्यूज बच्चों में जानी चाहिए, ये उनका डबल उद्देश्य था। आप पूछ रहे थे। एक बात जो हम लोग देखते हैं कि औरंगाबाद का पूरा नागसेन वन परिसर को अगर देखा जाए तो ऐसे लगता है कि वो किसी कॉलेज का कैंपस नहीं बल्कि किसी यूनिवर्सिटी का एक बड़ा कैंपस है। तो बाबा साहब कैसा सोचते थे इस विषय पर कि क्या वो मिलिन कॉलेज के नाम से किसी एक बड़ी यूनिवर्सिटी की संकल्पना उनके जहन में रही होगी? बिल्कुल थी, बिल्कुल। वो जो बना है वो सारा कोलंबिया यूनिवर्सिटी के पैटर्न पे है। आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी देखेंगे तो इसी तरह का घूमट है जो वहाँ है। इसी तरह से राइजिंग स्टेप्स है, बहुत वहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसी राइजिंग स्टेप बनाई है, बड़ा स्पेशियस कैंपस बनाए हैं। लेकिन साथ साथ उसको बुद्धिज़्म का भी इंडियन टच भी बाबा साहब ने लाया। पूरे 130 या 35 एकड़ जो भी ज़मीन है उसको नाम दिया है कैंपस नागसेन वन, जी, जो नागसेन बुद्धिस्ट स्कॉलर हुए हैं। जी। और कॉलेज को नाम दिया मिलिंद, जो बुद्धिस्ट राजा बन गए थे। दोनों में संवाद हुआ, राजा हार गए तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं तो वो और भी कुछ कर सकते थे। तो ये टीचर टॉट की रिलेशन कैसे होने चाहिए, स्टूडेंट राजा है और पढ़ाने वाला नागसेन भिक्खू है, और उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। ये रिलेशन जो है ये उसका प्रदर्शित करती है नाम देना, मतलब भव्यता उनके जहन में। तो ये बुद्धिस्ट वैल्यूज़, बुद्धिस्ट सिंबल, और फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो दोनों को मिला के मिलिन कॉलेज बनाया हुआ है। तो ये दलितों में प्रसार करने के लिए ये एजुकेशन संस्था उन्होंने बनाई, और उसमें से नॉलेज लेके स्टूडेंट पैदा हो, लेकिन साथ साथ एक वैल्यू लेके भी पैदा हो। तो उसका असर हुआ है कि पीपल एजुकेशन सोसाइटी का मैं जब हिस्सा रहा, जो मैंने देखा है कि पीपल एजुकेशन सोसाइटी ने सिर्फ शिक्षा ही नहीं दी, लाखों की तादाद में स्टूडेंट सिद्धार्थ कॉलेज और मिलिन कॉलेज से बाहर आके अपना करियर बनाए। जितनी भी न्यू जनरेशन है मिडिल क्लास, उसमें से बहुत सारा तबका वहाँ से आया हुआ है। लेकिन उन्होंने साथ साथ लीडर भी क्रिएट किए, लिटरेचर में किए गए, सोशल मूवमेंट में क्रिएट किए गए। लिटरेरी मूवमेंट वहाँ से चली। अस्मिता आदर्श, गंगाधर पांताव ने, M.N. वानखड़े, उन्होंने शुरू किया था। वहाँ साहित्यकार क्रिएट हुए, यशवंत मनोहर लीडिंग लिटरेरी फिगर है, वामन निम्बाड़कर है, सुखराम हिवराड़े है, प्रई सोनकामड़े है, हमारे M.L. कासारे भी वहीं के स्टूडेंट रहे हैं, उनके दोस्त मुनि जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी वो भी रहे। तो ऐसे बहुत, हीरामणि बहुत अच्छे एकेडमिशियन बने। तो उसमें से लीडर इन डिफरेंट फील्ड क्रिएट किए गए, लिटरली,
लिटरेचर, सोशल साइंस, इवन स्टूडेंट मूवमेंट भी भाई शुरू हो गई। रिपब्लिकन स्टूडेंट फेडरेशन थी, अब दलित पैंथर बॉम्बे में जो हुई वो सारे लड़के सिद्धार्थ के पड़े हुए हैं, नामदेव रसाड़ा हो या रामदास आठोले, उस ज़माने में पैंथर में वो थे, या सारे जो राजा ढाले वगैरह, ये सारे उसी कॉलेज की उपज है जिससे ये सोशल मूवमेंट, लिटरेरी मूवमेंट और इवन पॉलिटिकल मूवमेंट क्रिएट हुई। तो पीपल एजुकेशन सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है और एजुकेशन इतना स्प्रेड हुआ है कि लाखों की मतलब ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ में जो लीडरशिप बिल्डिंग है, इसमें पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी एक बड़ी भूमिका देती है। बहुत ही बड़ी भूमिका थी, क्योंकि उन्होंने उस तरह की सिचुएशन क्रिएट की, जी। हॉस्टल नहीं थे। जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट की पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप जो बाबा साहब ने शुरू की थी 1942 में, वो गवर्नमेंट कॉलेजेस को साल में एक बार या साल में 2 बार आती थी। जी। लेकिन वहाँ जाने वाला दलित लड़का जो गरीब है, वो तो उसके पास कोई सेविंग नहीं है। तो कॉलेज ने डिसीजन ली उस वक्त कि नहीं, हम अपने पैसे से स्कॉलरशिप हर महीने 30 रुपये देंगे और बुक अलाउंस देंगे। तो मुझे याद है हर महीने 30 हम लाइन में खड़े रहते थे अपने 30 रुपये लेने के लिए। अच्छा, 30 रुपये में नहीं होता तो लोग, बच्चों ने एक टेक्निक लगाया कि एक कमरे में 5 लड़के रहते थे, 5 या 6 या 3। अच्छा। तो उसमें सेविंग हो जाती थी। जब आप कलेक्टिवली कोई चीज़ बनाओ तो कम खर्च में हो जाती है। अच्छा। तो लेकिन बहुत वो जो रोल है वो अमेजिंग रोल है पीपल एजुकेशन सोसाइटी का, एजुकेशन एक्सपांशन में और वेरियस मूवमेंट क्रिएट करने में, लिटरेरी मूवमेंट, स्टूडेंट मूवमेंट, सोशल मूवमेंट। अभी अभी इस वक्त में अगर हम पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की ओर देखते हैं तो हमें सिद्धार्थ दिखता है मुंबई का, औरंगाबाद का मिलिंद दिखता है, डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज जो महाड़ में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी चलाती है, एक हद कॉलेज यहाँ बेंगलुरु में दिखता है, कोल्हापुर में दिखता है। लेकिन ये जो एक्सपांशन है पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का, आपको क्या लगता है कि इस समय भी, मतलब जो आपका दौर था वो एक दौर और आज का दौर, तो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के इस समझ में क्या कोई अंतर नज़र आता है अभी आपको? ऐसा है, इसके पहला पहलू तो ये है कि पीपल एजुकेशन सोसाइटी का विकास हुआ। जी। पीपल एजुकेशन सोसाइटी एक कॉलेज से शुरू हुई, सिद्धार्थ कॉलेज से। जी। आज लगभग 14-15 संस्थाएँ हैं। 2-3 कॉलेज सिद्धार्थ बॉम्बे में हैं, 3-4 पुणे में भी है शायद। पुणे में एक है। जी। औरंगाबाद में 2 कॉलेजेस थे, तो अब मेरा ख्याल है कुल मिलाकर और 3 हो गए। तो एक कुछ मैनेजमेंट स्टडीज़ पर भी एक कोई का इंजीनियरिंग कॉलेज है, लॉ है, और वो अलग से अम्बेडकर एंड कॉमर्स कॉलेज है। स्पोर्ट है या नहीं मुझे नहीं मालूम। मिलिंद हाई स्कूल है वहाँ पर जो बाबा साहब ने बनाया था। जी। तो ये तरक्की हुई है, एक कॉलेज से 14 कॉलेज हुई है। लेकिन हम यदि तुलना करें जी, उसी पीरियड में या उसके पहले थोड़ा सा कुछ संस्थाएं बनी, जैसे रैत एजुकेशन सोसाइटी है सातारा में। जी। जी। भावराव पाटिल, कर्मवीर भावराव पाटिल ने बनाया है। एक उनका हॉस्टल बना था, एक हॉस्टल ही बना था, फिर बाद में स्कूल बना। मैं गया वहाँ पे जब यूसी का चेयरमैन था। मुझे लगता है कि शिवाजी शिक्षण संस्था भी उसी दौरान उसी आई में है। तो रैत संयुक्त संस्था की आज लगभग 7, मेरा ख्याल है 700 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, एक से लेके। शिवाजी एजुकेशन सोसाइटी 1939-40s में बनी, लगभग हमारे थोड़ा सा ये है। तो उनकी भी एक कॉलेज से शुरू हुआ, एक संस्था से शुरू हुआ, आज लगभग 30 है, 300 है। बहुत नंबर बड़ा है। जी। जी। मराठवाड़ा शिक्षण प्रसारक मंडल जो लीडिंग इंस्टीट्यूशन है मराठवाड़ा में, उनकी भी लगभग, वो अभी अभी शुरू हुए, उनकी भी लगभग 100 के करीब इंस्टीट्यूशन है। उस तरीके से देखा जाए तो पीपल एजुकेशन सोसाइटी की जो ग्रोथ है और एक्सपांशन है वो कम है। तो ये क्या कोई खास वजह मानते हैं आप इसकी कि कोई साधन संसाधनों का कोई समस्या रही हो? नहीं, मुझे अब इसका तो अभी स्टडी नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज हम सब लोग आज पीपल एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थिति थोड़ी ख़राब हुई है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जी। वेबिनार पे भी हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि उसके बारे में बात करूंगा कि क्या स्थिति में क्या दोष है और क्या करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है अभी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब तक लीडरशिप ठीक थी, अच्छा। पढ़े लिखे लोग थे जिनको विजन थी, तब तक ये संस्था बनी। उसमें भोले साहब थे, हाँ, जस्टिस भोले थे, राज्यसभा के मेंबर थे, जाधव जो लेबर कमिश्नर थे, और बाकी रेघे, चित्र, ये सारी जो कमिटेड लोग थे जिन्होंने देखा बाबा साहब को। जब तक ये रहे तब एक्सपांशन हुआ। उनका वजन भी था गवर्नमेंट में, यदि पैसे के लिए जाए, सपोर्ट के लिए जाए तो वो उनको मिलता था। प्राइवेट एडेड बना दी, ग्रांट रेगुलर मिलती थी। तो मेरा ख्याल है लीडरशिप जो है
जब तक अच्छी थी तो एक्सपांशन हुआ। उसके बाद जो लीडरशिप है, मुझे लगता है वो विजन नहीं है लीडरशिप में कि जिसके थ्रू ये संस्था को बनाए। मतलब शिक्षा के प्रति जो समर्पण वाला जो ध्येय होता हाँ, है। सब, हाँ, डेडिकेशन भी है और एजुकेशन के बारे में मालूम होना चाहिए ना जी। कि क्या एजुकेशन में ट्रेन क्या है, पैसा कहाँ से लाना है, कहाँ से पैसा मिलता है, मेहनत करनी होती है। तो वो जो है वो वैसे लोग संस्था में आ गए जिनको उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ नहीं लूँगा, वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन जिनको एजुकेशन फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है वो उसमें आ गए। तो मोटिव अलग थे, एजुकेशन एक्सपांशन का कम। तो मुझे ऐसा लगता है कि लीडरशिप, लैक ऑफ लीडरशिप, एप्रोप्रिएट लीडरशिप और डेडिकेटेड लीडरशिप। जी। पढ़ा लिखा आदमी भी गड़बड़िया करता है, ऐसी बात थोड़ी है, लेकिन पढ़ा लिखा हो, शिक्षा के बारे में समझो, लेकिन मॉरली कमिटेड हो, ये मेरा ख्याल है फैक्टर लगता है। आज की पीरियड में जो पीपल एजुकेशन सोसाइटी की जो समस्या है वो बहुत गंभीर है। मैं आपको बताऊँ, आपने सवाल जी। पूछा है, जी। जी। ये है कि मैं मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में जाता हूँ और जगह जाता हूँ तो मुझे फॉर्मर चेयरमैन ऑफ यूजीसी वो सवाल पूछते हैं। अब वहाँ पूछते हैं कि थोड़ा सा आप हमें हेल्प कीजिए कि मिलियन कॉलेज ऑफ आर्ट्स है या साइंस है, उसमें दो दो प्रिंसिपल है। अच्छा। इसी तरह की स्थिति और कुछ कॉलेजेस में है। मतलब फ्रैक्शनलिज्म इतना बढ़ गया है कि क्योंकि सोसाइटी में फ्रैक्शन बन गए। तो उसका भी रिफ्लेक्शन वहाँ है। कॉलेज में आता है, सोसाइटी में फ्रैक्शन बन गए, वो इस तरह से बन गए। कुछ लोगों के पास कुछ कॉलेजेस है, मतलब कॉलेज बांटे गए। अच्छा। कुछ कॉलेज किसी के पास है, कुछ कॉलेज किसी के पास है, कुछ कॉलेज औरंगाबाद के किसी के पास है। अच्छा। इतना डिवीजन हो गया पीपल एजुकेशन सोसाइटी में। सोसाइटी एक है, एक चेयरमैन होना चाहिए था, जो है उसकी बॉडी है, लेकिन अब वो डिवाइड हो गई है। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है। उसके चलते जो एक इंचार्ज होगा पीपल एजुकेशन सोसाइटी में, वो अपना एक प्रिंसिपल अपॉइंट करता है, दूसरा प्रिंसिपल अपॉइंट करता है। तो और यूनिवर्सिटीज़ को परेशानी हो रही है। वो कहते हैं जब हम कागजात मांगते हैं तो दो दो प्रिंसिपल के कागजात आते हैं, तो लीगली हम कैसा डील करें, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है वो। लेकिन वो बेचारे बाबा साहेब की संस्था है, ये है, तो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं, लेकिन उनको लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। तो इसके वजह से ये क्या इसका शिक्षा के स्तर पर भी कोई प्रभाव पड़ा है? ऑब्वियसली पड़ा होगा, स्टडी तो नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि अपॉइंटमेंट में इसका असर हुआ होगा, क्वालिटी पे असर हुआ होगा, नंबर पे असर हुआ होगा। मेरा ख्याल है डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स तो एक बार बंद होने पे आ गया था, मिलियन कॉलेज इसमें औरंगाबाद में। स्टूडेंट की इतनी संख्या कम थी। आज इसमें कितनी संख्या है मुझे मालूम नहीं आर्ट्स कॉलेज में, लेकिन एक ज़माने में 7-8 हज़ार स्टूडेंट हुआ करते थे। 12-13 हज़ार स्टूडेंट जाते थे। ये कॉलेज संभल नहीं पाता था, इसलिए अम्बेडकर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स दूसरा क्रिएट किया गया था। अच्छा। आज मुझे नहीं लगता उतनी संख्या है आज, क्योंकि क्वालिटी का इशू है शायद। मैंने उसमें ध्यान नहीं दिया है, लेकिन क्वालिटी का भी इशू है, मैनेजमेंट का इशू है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग है। तो ये समस्याएं है और इसकी सॉल्यूशंस है, इसकी सॉल्यूशन ढूंढनी चाहिए। और जहाँ तक मेरी समझ है वो मैं आपके सामने रखूँगा। आपको क्या लगता है, क्योंकि जैसा आपने बात की कि भाई क्वालिटी एजुकेशन, ये भी एक बात रही है कि अभी शायद क्वालिटी भी मेंटेन नहीं हो रही है। मुझे ऐसा लगता है, लेकिन स्टडी नहीं हुई, मैंने कभी जाके देखा नहीं, लेकिन मेरी ये सब ऐसी मेरी इंट्यूशन है कि क्वालिटी जो पहले ज़माने में थी वो शायद है नहीं। जो अन्य शिक्षा संस्थाएं हैं, जो वो उनका जैसे विस्तार हुआ, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का विस्तार थोड़ा सा रुका, ये विभाजन के साथ साथ क्या इन चीज़ों को भी हम लोग जोड़ सकते हैं इसके साथ? वो यस, क्यों नहीं जोड़ सकते, बिल्कुल। यदि सोसाइटी में आपकी सेंट्रल बॉडी जो पीपल इन सोसाइटी की बॉडी सही नहीं है, वो भी डिवाइडेड है जी, उसमें कॉलेज में उसमें डिवीजन आ गया है, तो उसका असर तो होता है। आपका अटेंशन क्वालिटी बढ़ाने में, कॉलेज को इम्प्रूव करने के जाने के बजाय जो इंटरनल पॉलिटिक्स और फ्रैक्शनलिज्म आ गया है उसमें ज़्यादा है। तो लेकिन आप जैसे हम लोग इसके सुधार पर आप कुछ बात करना चाह रहे हैं कि इसका सुधार हो तो सकता है, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि हमारी सोसाइटी में जिस तरह का डिवीज़न हम लोग देखते हैं और उसका रिफ्लेक्शन हमें हमारे इंस्टीट्यूशंस पर भी दिख रहा है, तो आपको कितनी नज़र आती है? नहीं, संभावना तो वो होगी या नहीं वो बात अलग है, लेकिन पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि तरीका क्या है, क्या सोल्यूशन है, क्या सोल्यूशन हो सकता है? देखिए ऐसा है कि पीपल एजुकेशन सोसाइटी के सारे जो कॉलेज है, एक कॉलेज छोड़ के शायद जी गवर्नमेंट एडेड है, सरकार की तरफ से ग्रांट आती है।
अच्छा। और गवर्नमेंट एडेड है तो गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कॉलेजेस जो है गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन से चले। जी। यदि वो चलते नहीं हैं तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसमें सुधार लाए। मैं आपको दो एग्जांपल दे दूँ। जब मैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का चेयरमैन था तब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल साइंस और AICT ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल है वो, जी। उसमें भारी करप्शन के आरोप लगे थे। तो सरकार ने क्या किया कि भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, पैसा सरकार देती है एटोनॉमस बॉडी, तो सरकार ने क्या किया उसको एक्वायर कर दिया। एक चैरिटी कमीशन कहो कि एडमिनिस्ट्रेशन बिठा दिया, उसने उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को बदला। अच्छा। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके तहत बॉडी बनती है उसमें कुछ कमियां होने की वजह से ये सारा हो रहा था। एक कारण वो था, इसलिए उन्होंने उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बदली, फिर नई बॉडी बनाई, पुराने लोगों को हटा दिया, नई बॉडी लाई और फिर उस नई बॉडी को नए रूल के हिसाब से संस्था सुपुर्द कर दी। ठीक है, मेरा ख्याल है उसी तरह का कुछ पीपल एजुकेशन सोसाइटी में करना ज़रूरी है। तो क्या कोई एक अलग से हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए? मुझे ऐसा? ये लगता नहीं, इस गवर्नमेंट में प्रोविजन है, चैरिटी कमिश्नर जो है हाँ। वो एक एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट कर सकता है। अब उनको सरकार को ये डर लगता है कि दलित जनता है, दलित को दलित कहेंगे कि भाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा। इसमें गवर्नमेंट इंटरेंस वाली बात नहीं है। यदि इसमें बदल होता है तो मेरा ख्याल है अच्छे के लिए होगा। बाबा साहेब जो थे उनका एक बहुत बड़ा सेंटेंस है कि कंसिस्टेंसी इज़ द वर्च्यू ऑफ एस, कि बिल्कुल सातत्य से यही चीज़ होनी चाहिए। ये जो वर्च्यू है ये गाढ़व का ये है, बदलना चाहिए स्थिति। बुद्धिस्ट थे, बदलाव में विश्वास रखते थे, तो वो प्रैग्मेटिक थे कि जो अच्छी चीज़ों के लिए बदल लाना ज़रूरी है तो करना चाहिए। वो हो सकता है उनके विचारों में उन्होंने जो पीपल एजुकेशन सोसाइटी में दिया था उसमें भी बदलाव क्यों ना हो, तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। देखिए उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई 1937 में, उसको बदल के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया 1942 में, उसको भी बदल के 1957 में रिपब्लिकन पार्टी बनाई। क्यों बनाई? कि उनको लगता था कि इसमें बदल होना जरूरी है। तो ये बदल इसमें होगा तो बाबा साहेब की विचारधारा के खिलाफ नहीं होगा। तो मुझे ये लगता है उसमें पहले तो ये है कि इसके रेगुलेशन जो है वो चेंज होने चाहिए। उस रेगुलेशन में दो बातें हैं जो पहले चेंज वो ये है कि लाइफ मेंबरशिप की वहाँ प्रोविज़न है कि एक बार आप मेंबर बन गए तो जब तक आप जिंदा है तब तक आप मेंबर रहेंगे। इवन इफ़ यू आर ऑन बेड यू आर स्टिल ए मेंबर। तो ये हो रहा है कि जो एग्जिस्टिंग बॉडी है वो ऐसे लोगों को करती है जो 70 ईयर ओल्ड हो, 75 ईयर ओल्ड हो, जिनको लाइफ में वैसे कुछ इंटरेस्ट नहीं होता है, सारा कुछ किया होता है उन्होंने। तो लाइफ मेंबरशिप जो है ये कंडीशन कहीं ज़्यादा है नहीं। बाबा साहब ने उस वक्त रखी होंगी किसी वजह से, लेकिन लाइफ मेंबरशिप उससे हटाना चाहिए, क्योंकि एक बार मेंबर बन गया, फिर सही हो या गलत हो उसको कोई निकाल नहीं सकता, एक्सेप्ट इफ ही इज इन्वॉल्व और सी इज इन्वॉल्व इन करप्शन ऑल दैट, बट निकाल नहीं सकते। और आप ऐसे लोगों को ला रहे हो जिनको कोई एजुकेशन की विजन नहीं है। तो पहली बात यह करनी होगी, इसकी मेंबरशिप लाइफ मेंबरशिप से बदल के 5 साल की मेंबरशिप करनी पड़ेगी। 5 साल के लिए मेंबर होगा, 2 टर्म दे दो 10 साल के लिए होगा। चेयरमैन को भी 2 टर्म दे दो 5-5 साल की, तो 10 साल की टर्म बड़ी लंबी होती है। किसी भी संस्था में रहे, शिक्षण संस्था या जो संस्था है उसमें लाइफ मेंबरशिप इस तरह की नहीं है। तो पहली तो यह है कि आप मेंबरशिप बनाओ 5 साल के लिए ताकि वो रोटेट होती रहे। दूसरा यह है कि उसमें मेंबर कौन से हो ये भी तय होना चाहिए, ये नहीं कि किसी को भी मेंबर बनाएं। जी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का मैं चेयरमैन था, वहाँ कमीशन है 10 मेंबर है, 11 मेंबर है, हर एक का क्वालिफिकेशन तय हुआ है। स्टेट यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, इंडस्ट्री से एक आदमी, एक प्रिंसिपल, ये क्वालिफिकेशन तय हुआ है। जो एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं उसी को उसमें रखा हुआ है। यहाँ पर भी हमने एजुकेशन सोसाइटी के जो 11 या 10 मेंबर है वो शिक्षा के क्षेत्र से ज़्यादातर आने चाहिए, और उनका अपना कोई विज़न भी हो। हाँ, दोनों बातें, पात्रता भी हो और मॉरल कैरेक्टर भी हो। कि वो शिक्षा से है, वाइस चांसलर है, पहले वाइस चांसलर था, प्रिंसिपल था, एकेडमिशियन है, एजुकेशन में जिसने काम किया है, प्रूवन रिकॉर्ड है कि भाई उसने अच्छा काम किया है। फिर सोसाइटी से कुछ बंदे हो सकते हैं जो सिविल सोसाइटी से जिसने अच्छा काम किया उसको आप रखिए, एक आधा इंडस्ट्री से रखिए। तो जो एजुकेशन के साथ जुड़े हुए और जिनको विजन है, जो कर सकते हैं, उसी लोगों को आप कमेटी बनाइए। लेकिन वो उसके क्वालिफिकेशन लिख दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी,
कि ये लोग जो होंगे ये इस बैकग्राउंड के होंगे, बोथ एजुकेशन वाइज और उसकी एजुकेशन कमिटमेंट हो, ताकि आपको जो कमिटी नॉमिनेट करती है उनको गुंजाइश नहीं होनी चाहिए मतलब एसोसिएशन का मेमोरेंडम में इसका इस तरह से इसका बिल्कुल बदलाव होना करना होगा। चाहिए। रूल ही सब कुछ होता है। इंस्टीट्यूशन क्या होती है? इंस्टीट्यूशन आदमी थोड़ी होती है, इंस्टीट्यूशन रूल होते हैं, जिस रूल के तहत आदमी लेकिन चलाता है। ये करेगा कौन सर? इसके लिए पहल कौन ये करेगा? मैं बताता हूँ आपको। मैं मेंबरशिप का पहले मसला ख़त्म कर दूँ कि आप जी। मेंबर बनाइए जो एजुकेशन से डेडिकेटेड हो, कैरेक्टर के हो। उसमें एक मुद्दा ये भी आया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर फैमिली के रिप्रेजेंटेशन का। जी। तो मैं इस फेवर में हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की फैमिली से एक आदमी को उसमें रखना चाहिए। उनका भी ड्यूरेशन 5 साल का हो, वो एक्सटेंडेड हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर फैमिली का एक मेंबर उस पर होना मेरा ख्याल है ज़रूरी है। ये कोई नई बात नहीं है। आप यदि नेहरू मेमोरियल देख लीजिए जो नेहरू जी के नाम पे है, उसमें सोनिया गांधी या उनके इससे उनके परिवार से कोई परिवार से एक न रिप्रेजेंटेटिव होता है। रैत एजुकेशन सोसाइटी लिख लीजिए। मैंने ये सुना है, कंफर्म नहीं है, कि कर्मवीर भावराव पाटिल ने लिखा था कि मेरे घर से कोई इसमें मेंबर नहीं होगा। ये रूल उन्होंने एमओयू में बनाया था शायद। अच्छा। कंफर्म करना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा ख्याल है जो बाद में आए शरद पवार जी और इन्होंने उनके जो लड़के थे कर्मवीर भावराव पाटिल लड़के, वो इसमें इन्वॉल्व हुए। आज की तारीख में चेयरमैन जो है रेयन संस्था के, उनके ग्रैंडसन हैं कर्मवीर भावराव पाटिल के, डॉक्टर है वो। मैं मिला हूँ उनको, मैं गया था। तो फैमिली का रिप्रेजेंटेशन होना, सही रिप्रेजेंटेशन फैमिली का होना, वो ठीक बात है। तो जो कंपोजिशन होना चाहिए उसमें मैं कह रहा हूँ कि मेंबर हो, उनका क्वालिफिकेशन तय हो, उसकी टर्म 5 साल की हो, उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर फैमिली का एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ हो। इस तरह से उसका कंपोजिशन होना चाहिए। अच्छा, ये कौन करेगा? ये चैरिटी कमिश्नर कर सकता है। एक एडमिनिस्ट्रेशन ये रूल बदलेगा और बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करेगा उस रूल के हिसाब से, और बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद फिर बॉडी को कहेगा कि आप कर लो ये। लेकिन चैरिटी कमिश्नर को ये सारा चेंज रिपोर्ट जो है वो तो वर्तमान कार्यकारिणी को ही देना होगा। हाँ, वो सुपुर्द करेगा। देन द चैरिटी कमिश्नर विल बी आउट। चैरिटी कमिश्नर को उसमें कोई हिस्सा नहीं रहेगा जी। उसने उसको रीऑर्गेनाइज किया नए रूल के हिसाब से, उनको सुपुर्द कर दिया कि अब आप चलाइए। वही फिर वो जो बॉडी बनेगी, मान लीजिए सबकी 5 साल के बाद टर्म खत्म हो गई, तो वही बॉडी नए लोगों को नए रूल के हिसाब से उसको बनाएगी। मेरी चिंता जो है वो दूसरी है। मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ कि जो वर्तमान कार्यकारिणी है, वर्तमान बॉडी जो है, क्या वो बॉडी इसके लिए पहल करेगी, या फिर सरकार इसके लिए पहल करे, या फिर चैरिटी कमिश्नर इसके लिए पहल करे, या फिर जनता पहल करे? मतलब इस एजुकेशन सोसाइटी को कैसे ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जो एग्जिस्टिंग बॉडी है, मुझे लगता है, मुझे मालूम नहीं है, कंफर्म करना पड़ेगा, 2 ही मेंबर है जो लीगली मेंबर है। अच्छा। बॉडी है ही नहीं वहाँ पे, सही तरीके से देखा जाए तो 2 ही है, ये सुना मैंने। हाँ, ये वो अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन वो तो अप्रोच नहीं करेंगे। इसमें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि गवर्नमेंट ये सारी संस्थाएं गवर्नमेंट एडेड है, गवर्नमेंट फंड देती है, और तो गवर्नमेंट इसके लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले सकती है। जी। चैरिटी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने के बाद करके ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो चेंज करे, नई बॉडी बनाए, फिर उनको सुपुर्द कर दे कि अब आप इंडिपेंडेंटली इसको देख लो और अब नए रूल से ये सारा चलेगा। लेकिन ये भी है कि सरकार जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे देखती है। दलित का मसला है, ये भी है, मैं ऑनेस्टली बहुत कह रहा हूँ। तो कोर्ट में बातें गई, कोर्ट ने कहा कि इसको ठीक ठाक करो, लेकिन वो होता नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जनता को भी अब पता चल गया है। आज 75 ईयर की होने के बाद मैंने देखा है 3-4 वेबिनार का मुझे इन्विटेशन आया था, मैं जा नहीं पाया किसी कारणवश। जी। तो वहाँ जो इशू उन्होंने डिस्कशन के लिए दिए वेबिनार में, वो सीधे ऐसे थे 8, 9, 10 सिर्फ पीपल एजुकेशन सोसाइटी पे। तो इसका मतलब ये है कि लोगों में इसकी जानकारी हो गई, जनता चाहती है कि ये ठीक ठाक हो, और लीगली जो ठीक ठाक करने का तरीका जो है वो यही है, मेरा ख्याल है, जो मैंने बताया है। और इसमें जनता ने कोऑपरेट करना चाहिए, और जनता ने बल्कि गवर्नमेंट को कहे या और पार्टी को कहे कि भाई आप इसको सुधारो इस लाइन पे, जो मैंने जो रास्ता मैंने बताया है। अगर ऐसा हुआ तो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को हम उन सपनों के पास ले जा सकते हैं जो बाबा साहब के सपने बिल्कुल। देखो मेरी बात सुनिए, आज की स्थिति ऐसी नहीं है कि हमारे पास लोग नहीं है। मैं नाम नहीं लूँगा, लोग कहेंगे कि भाई नाम ले रहे हैं, लेकिन आज 4-5 वाइस चांसलर हमारे पुराने ऐसे हैं जिन्होंने एज ए वाइस चांसलर बहुत अच्छा रोल किया है।
तो वाइस चांसलर है, उनको ला सकते हैं। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी है हायर एजुकेशन में, जी जी। एक नहीं, दो है, तीन है, उनको ला सकते हैं जिनको एक्सपीरियंस का है। सिविल सोसाइटी में अच्छे काम करने वाले लोग हैं, एक दो उसको ला सकते हैं। इंडस्ट्री से जो ऑनेस्ट है, जो इंडस्ट्री जिन्होंने अपना करियर बनाया इंडस्ट्री से, उनको मेंबर बना सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की फैमिली से जो लोग इंटरेस्टेड है उनको रिप्रेजेंटेटिव दे सकते हैं, तो अच्छी बन सकती है। नए रूल होने की वजह से उनको चांस नहीं होगा कि इसमें कुछ गड़बड़ी करे। नए रूल ऐसे बनाने चाहिए जिसमें गुंजाइश बहुत कम होगी, नए मेंबर लाने के लिए भी और वर्किंग के लिए भी। तो आज स्थिति अच्छी है कि हम उस पीपल एजुकेशन सोसाइटी को रीजनरेट कर सकते हैं। अन्यथा ऐसा है कि बड़ी दुख की बात है। मैं तो यूजीसी चेयरमैन बन के मिनिन कॉलेज में गया। बाबा साहब जिस गेस्ट हाउस में रहते हैं, उस गेस्ट हाउस की आप हालत देखेंगे और आपकी आंखों में पानी आएगा। बाबा साहब ने जो साइंस कॉलेज का हॉस्टल बनाया, उसकी हालत देखेंगे तो आपको बुरा लगेगा। ये मैं वो बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ। तो ये ज़रूरी है कि हम दखल दें, जनता दखल दे, सरकार को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। और मेरा ख्याल है हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि नए पैटर्न पे बनाएं। झगड़े हर जगह होते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन रैत देखो कितनी बड़ी, 1 से लेके 700। शिवाजी एजुकेशन सोसाइटी में कम झगड़े होते थे, लेकिन कैसी 1 से लेके 300 संस्थाएं बनी हैं। मराठवाड़ा शिक्षण प्रसारण में हुई है। तो इंटरनल ये जो बातें होते रहती है, लेकिन रूल्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए कि वो गलत काम करने के लिए कम से कम चांस दे दे। संस्था और कुछ नहीं होती है, संस्था आदमी तो होते हैं, लेकिन रूल्स रेगुलेशन से। आपको क्या लगता है कि बाबा साहब ने इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का क्यों बनाया होगा कि जिसमें लाइफ टाइम मेंबरशिप दे दी? नहीं, वो उस वक्त की ये होती है कि लोग नहीं थे अगल बगल में कोई, ठीक है ना, बहुत ही कम थे। हाँ, तो उस वक्त की वो सिचुएशन थी। आज मतलब उस वक्त ये भी सवाल हम पूछा जा सकते, बाबा साहब ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी क्यों बनाई, तो फिर बाद में रिपब्लिकन पार्टी में क्यों कन्वर्ट किया? सिचुएशन होती है, सिचुएशन के हिसाब से करना होता है, तब उन्होंने किया है। मतलब उस वक्त की जो परिस्थिति रही उसके हिसाब से उनका वो किया है, लेकिन उसमें बदल करे तो बाबा साहेब के विचारों के खिलाफ वो नहीं जाएगा। वो प्रैग्मेटिक थे और जिस वजह से सुधार होगा वो लाने में उनकी हिचकिचाएंगे नहीं। कंसिस्टेंसी को उन्होंने कहा है ना कि इट वॉज ए वर्च्यू ऑफ एस, गाढवाचा गुण आहे तो कंसिस्टेंसी जी। तर हमने यदि बदल किया, सातत्य हमने यदि बदल किया अच्छे ठीक के लिए, तो वो बिल्कुल वेलकम करेंगे। उसमें वो तो उनके विचारों के तहत होगा। अब देखिए कि पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी जिस तरह से इस वक्त आप उसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं, बाबा साहब ने उसका जिस तरह से निर्माण किया, वो बात और आज की बात अगर हम लोग देखें कि बाबा साहब ने उस वक्त शिक्षा के जिस स्तर को देखा, उस वक्त शिक्षा के क्षेत्र में जो चैलेंजेस थे, उस चैलेंजेस को कैसे एक्सेप्ट किया जाए और वहाँ से कैसे पार पाया जाए, इस पर बाबा साहब ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को वैसे डिज़ाइन किया और कॉलेजेस का निर्माण किया। आपको क्या लगता है कि इस वक्त में अगर पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को रीजनरेट किया जाए या फिर उसका रिकन्स्ट्रक्शन किया जाए या फिर उसका रीइस्टेब्लिशमेंट किया जाए, तो इस स्थिति में आज जो एजुकेशन के क्षेत्र में जो चैलेंजेस है, आपको क्या लगता है कि पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को किन चीज़ों की और शिक्षा के क्षेत्र में भी ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि एक तो टेक्निकल चीज़ें जो आपने बताई कि टेक्निकली इसको इस तरह से इस्टेब्लिश होना होगा, लेकिन अगर इसको शिक्षा के स्तर पर देखा जाए तो क्या करना होगा इसे? इससे आपने ये बहुत अच्छा सवाल रेज किया है। देखिए, शिक्षा में दलितों का काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका इनरोलमेंट हायर एजुकेशन में ले ले तो 2015 महाराष्ट्र के लिए ले तो 20% है। मतलब 18 से 23 साल की उम्र में जो लड़के कॉलेज में जाने चाहिए हायर सेकेंडरी करने के बाद 20% जाते हैं। औरों का रेशियो ये 45% है, 2 गुना कम है। अब उसका एक कारण और भी कारण है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन एक कारण है, क्योंकि एजुकेशन इतना महंगा हो गया है और दलित और गरीब अफोर्ड नहीं कर सकते। पीपल एजुकेशन सोसाइटी को बाबा साहेब ने इसलिए बनाया कि फ्री में, कम खर्चे में दलितों को एजुकेशन मिले, और उसी के वजह से 8,000 9,000 स्टूडेंट जाते थे मिलिन कॉलेज में। उनको सबको एडमिशन नहीं मिलते तो 3-4 5,000 फिर अंबेडकर कॉलेज कॉमर्स में, आर्ट्स में गए, फिर लॉ कॉलेज में गए। आज क्यों कम नंबर है? यदि एजुकेशन लेवल हमारी कम है हायर एजुकेशन की, तो उतना ही वो तो मिलिन कॉलेज का नंबर तो 10,000 12,000 होना चाहिए और कॉलेज बढ़ने चाहिए। इसके कारण हमने देखने चाहिए ना कि क्यों स्टूडेंट नहीं जा रहा है।
तो मुझे लगता है पीपल एजुकेशन सोसाइटी का रोल अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो रिवाइव हो, उसके कॉलेज और बढ़े और कम खर्चे में एजुकेशन फैसिलिटीज़ दलितों के सभी बच्चों को मिले ताकि एजुकेशन का विकास हो। अन्यथा आज की स्थिति में ये है कि आपने स्कूल को प्राइवेटाइज कर दिया है 2013 से, और आपने हायर एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर दिया है। स्टेट यूनिवर्सिटी आ गई है प्राइवेट, डीम यूनिवर्सिटी प्राइवेट आ गई है, प्रोफेशनल कॉलेजेस तो उसकी कोई संख्या नहीं है, जिसकी वजह से गरीबों का और उसमें से दलितों का शिक्षा जो है वो कम हो गई है। इसलिए पीपल एजुकेशन सोसाइटी जो गरीब तबके को, दलितों में से गरीब तबके को एजुकेशन देने के लिए निर्माण की है, उसको बढ़ाना, रिवाइव करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो हमारा एजुकेशन पीछे आ जाएगा। एक बात और जानना चाह रहा हूँ सर। जैसे कि हम लोग अगर देखें कि पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ने अगर बेंगलुरु के एक कॉलेज को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब काम पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का मराठवाड़ा और कोंकण विभाग में दिखता है, जो महाराष्ट्र के पुणे में है, महाड़ में है, मराठवाड़ा में है, जो पश्चिम महाराष्ट्र जिसे कहें, इसी एरिया में दिखता है। कि बाबा साहब का ये टारगेट रहा होगा, या फिर बाबा साहब के पास सामने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाते हुए पूरा देश का जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का जो एक एक छात्र है उसका एजुकेशन भी रहा होगा? बिल्कुल, उनकी दृष्टि तो नेशनल थी। पहला हॉस्टल जो उन्होंने क्रिएट किया है, मैं आपने इंसिडेंस बताया ना धारवाड़ के लड़के का जी, तो 1934 में वो रिपोर्ट में लिखा उन्होंने कि इस लड़के के फादर ने ये हिम्मत की थी कि वायसराय को खत लिखा 1856 में। वो गए धारवाड़ और मीटिंग की लोगों की, उस मीटिंग की उस लोगों की, और उन्होंने कहा कि उस इंसिडेंस के रिमेम्बरेंस में आप हॉस्टल बनाइए। हॉस्टल बन गया वहाँ पे, आज हाई स्कूल है, उसमें बुद्ध विहारा भी है। जब मैं वहाँ गया धारवाड़ यूनिवर्सिटी में, मैंने डेली डिग्री दी, तो 5-6 लोग आए मुझे और पकड़ लिए कि कहते आप चलो वहाँ पे। अरे मैंने उनको कहा मुझे भाई कहाँ ले जा रहे हो? कहते सर वहाँ आओ, आप दर्शन ले लो। मुझे थोड़ी सी चमक गिर गई, देखा तो उन्होंने समझाया सारा कि ये बाबा साहब ने हॉस्टल क्रिएट किया है, ये ओरिजिनल बिल्डिंग है। रमाबाई आई है यहाँ पर, रमाबाई ने अपने गोल्डन के ऑर्नामेंट कुछ बेचे थे खाना खाने बच्चों के इसके लिए, और खुद खाना बनाने में मदद जो छात्रावास में बच्चे। ये 1934 की बात है, समझ रहे ना। उसके बाद उन्होंने पीपल एजुकेशन सोसाइटी की है, तो बेंगलोर में उनको 5 एकड़ ज़मीन मिली। अभी वहाँ से हाई स्कूल चल रहा है, वहाँ पर भी बुद्धिस्ट विहार है। दिल्ली में अंबेडकर भवन है, वहाँ हाई स्कूल चलता है। और अब आपने पूना में एक्सपांड किया, महाड़ में एक्सपांड किया, और जगह भी बाबा साहेब के नाम पे संस्थाएं बनी हुई है, उन्होंने उसको इंस्पायर्ड किया हुआ है। तो नेशनल विजन तो बिल्कुल थी उनको। और मैं आपको ये बात बता दूं, और पते की बात बता दूं, कि बाबा साहेब ने एजुकेशन को अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ दलित एम्पावरमेंट समझा है। इतना जोर दिया है कि उन्होंने ये कहा है कि इसके सिवा आपको कोई दूसरा चारा नहीं है। वो क्यों नहीं है? आपके पास ज़मीन नहीं है, आपके पास इंडस्ट्री बिजनेस नहीं है। ज़मीन मिलने से तो रह गया, अभी तक नहीं हुई है। इंडस्ट्री थोड़े बहुत लोग करते हैं। तो ओनली सॉल्यूशन इज़ टू गेट ए गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब। फॉर दैट यू रिक्वायर एजुकेशन। तो एजुकेशन इज़ अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर द दलित। इसलिए बड़ा दिल से और जोर दे के उन्होंने कहा हुआ है। और उस एजुकेशन को हम दलितों के तरफ पहुँचाएंगे नहीं, ऐसी संस्थाएं बनाएंगी नहीं जिसके थ्रू उनको एडमिशन मिलेगी। मैं सब संस्था के लिए कह रहा हूँ, जो बाबा साहेब के नाम पे संस्था है ना, उन्होंने 80% 90% स्टूडेंट दलित होने चाहिए। कुछ संस्थाओं में ऐसा भी है कि बाबा साहेब के नाम पे संस्था 80% नॉन दलित है। क्या फ़ायदा? यदि आप गरीबों को एजुकेशन देने की कुव्वत नहीं रखते हो, ऑब्जेक्टिव नहीं रखते हो, तो बाबा साहेब के नाम के ऊपर वो संस्थाएँ बनाना कोई ये बात नहीं है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि एजुकेशन मूवमेंट बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और जो प्रशासन का मसला हमारे बारे में होता है कि एक बार हमने लिया तो मैं ही कैप्चर करके रहूँगा, ये जो टेंडेंसी दलितों में छोड़ूंगा नहीं मैं, इससे सोर्स ऑफ इनकम फॉर मी, ये टेंडेंसी ख़त्म होनी चाहिए। प्रशासन जो दलित संस्थाओं में, एजुकेशन संस्था में है, वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए और सही तरीके से चलना चाहिए। यदि विकास होना है तो नए नए लोग आने चाहिए, नई नई लीडरशिप आनी चाहिए। सर, आज ये पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के 75 साल के इस पूरे कारवां का, इसके सफ़र का ये जो मूल्यांकन हम लोग कर रहे हैं, अगर इस चर्चा को हम लोग कंक्लूड करना चाहे, इसको समेटना चाहे, तो आपका एक अंतिम क्या मैसेज हो सकता है कि हम पीएस को कैसे बहुत बेहतर बनाएं? इसे जनता ने, और जो इंटेलिजेंस सेक्शन हमारा है, जो दलितों की शिक्षा के प्रति सोचता है, उसने इसमें आगे कुछ करना चाहिए, प्रेशर डालना चाहिए, मिलना चाहिए। सरकार से मिले, लीडरशिप से मिले, हमारे पीपल एजुकेशन सोसाइटी से भी मेंबर जो है उससे बात करें कि भाई इसको ठीक करो।
हम ये नहीं कह रहे कि ये आ जाए और बी आ जाए, नहीं, इसको ठीक करो, इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इस तरह से चेंज करो कि इससे इसकी तरक्की हो और किसी एक को ज़्यादा अनड्यू एडवांटेज ना मिले। ये जनता के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटेलिजेंसिया सेक्शन के ऊपर है, एक्टिविस्ट के ऊपर है कि दबाव डाले और इसको ठीक ठाक करे। ये बाबा साहब ने सोसाइटी बनाई है, अपना पर्सन तो नहीं बनाया उन्होंने, सोसाइटी बनाई है, सोसाइटी जनता की है, इसलिए उसको सुधार करना बहुत ज़रूरी है। बात यह है कि बाबा साहब ने जिस सोच के साथ इस पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का निर्माण किए थे, उसकी बात को हम लोग पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के ही मिलिंद महाविद्यालय के पूर्व छात्र से बात कर रहे थे। हमारे साथ थे पूर्व अध्यक्ष यूजीसी डॉक्टर सुखदेव थोराट सर। लेकिन इस बात को समझे कि 75 साल का वक्त बीत गया है पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के निर्माण में, लेकिन जिस तरह से उसका ग्रोथ होना चाहिए था, उसका विस्तार होना चाहिए था, और जिस समझ के साथ और जिस ध्येय के साथ बाबा साहब ने इस सोसाइटी का निर्माण किया, उस ध्येय के करीब आज वो सोसाइटी पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, इस बात का मूल्यांकन करते हुए एक हस्तक्षेप की, एक दखल की बात डॉक्टर सुखदेव थोराट सर कर रहे हैं। वह उन्हें लगता है कि जब लीडरशिप यदि इसके विषय में अगर कहीं कमज़ोर पड़ जाती है तो फिर जनता को इनिशिएटिव्स लेना चाहिए, और वो भी एक ऐसा प्रेशर ग्रुप होता है कि जो अपनी बिगड़ी हुई चीज़ों को ठीक कर सकता है। हम पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के 75 साल पूरे होने पर ये खास बातचीत कर रहे थे यूजीसी के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर सुखदेव थोराट सर के साथ। सर, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।